नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। साथियों, अभी अभी अगस्त महीने में 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस होकर गया है। और भारत में ज़्यादातर इस मूल निवासी दिवस पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर मूल निवासी दिवस तो मनाया ही गया, लेकिन साथ ही में ज़्यादातर विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया है। तो हम क्यों ना इस मतलब ओकेजन के हिसाब से आदिवासी की ही बात करें कि पूरे भारत में 7.5% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। और वो पूरे भारत का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो हमेशा इस भारत को बनाने में उनका अहम रोल रहा है, चाहे वो आज़ादी में रहे या फिर भारत को बिल्डअप करने में भी। यानी जो भारत लोग दुनिया जानती है, वो भारत बनाने में आदिवासी समाज ने अपना अहम रोल निभाया है। इसीलिए शायद संविधान निर्माताओं ने सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि उनको दी है तो संविधान में ऐसा कहते हैं कि एक अलग संविधान जो 5वीं 6वीं अनुसूची है वो उनको दिया गया है। और इसी बात पर आज हमसे बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं, वीर सिंह राणा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या आज के हालात आदिवासी समाज के हैं, कैसा संघर्ष चल रहा है, उनके साथ क्या न्याय हो रहा है, या वो अभी भी इस व्यवस्था में धराशाही व्यवस्था उनके साथ हो रही है, उनको पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे उनके मुद्दे हैं। तो आज जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। जी, जी। क्रांति की आवाज़ में आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। जय जी, मूल निवासी। नमस्कार, जय मूल निवासी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 5वीं 6वीं अनुसूची के अनुसार जल जंगल जमीन के जो अधिकार है वो बड़े पैमाने पे संविधान ने आदिवासी समाज को दिए हैं। लेकिन हम देख रहे पूरे भारत में कि जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं। और भारत सरकार के नए नए प्रोजेक्ट, चाहे वो व्याघ्र प्रकल्प हो, टाइगर प्रकल्प हो महाराष्ट्र में, या फिर किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैमाने पर अदानी अंबानी जैसे लोगों को सरकार आदिवासी की ज़मीन दी जा रही है। तो इस बारे में आप लोग कैसा आंदोलन चला रहे जी? जी, ये वास्तव में आपने सही कहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का जो संविधान बना है, उस संविधान में विशेषकर आदिवासी के लिए एक संविधान में एक और संविधान दिया है। अधिकारों से अनभिज्ञ रखा है। जी। और जो हमारे समय-समय से हमारे एमपी एमएलए लोग जो बने 1952 से हमारा जो लोकतंत्र का अधिकार मिला है वो भी संविधान के दायरे से मिला है। तो उनके माध्यम से भी ये समाज में इस टाइप से 5वीं 6वीं अनुसूची की जागृति जन जागृति का कोई अभियान ना चलाया गया है, ना जानकारी दी गई है। जी। आदिवासी समाज सदियों से ही अलगीकरण का शिकार बनाए रखा है। जी। अलग नहीं था, परंतु उसको अलगीकरण में रखा गया है। जी। अन्य समाज समूह हैं, उन समूह से उनको दूर रखा गया है। जी। वर्तमान है कि विज्ञान ने कितना कितना विकास कर लिया है, परंतु हमारे गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग, वो अभी हमारी जो मूल सभ्यताएं हैं, जो विकसित सभ्यताएं हुई है, जी। भारत में अन्य अन्य समूह के लोग हैं, उनसे इतना मेल मिलाप नहीं हो पाया है। केवल जी। शिक्षित
ही कर पाया है। गांव में रहने वाला व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति एससी से नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी से नहीं मिल पा रहा है, और हमारे अन्य समूह के लोगों से नहीं मिल पा रहा है। तो वो लंबे समय से अलगीकरण का शिकार रहने से हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जी से अनभिज्ञ है वो। जी और वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समूह में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी वर्तमान में 801 जनजातियों का एक समूह है। जी वैसे तो हमारा समाज जातियों में बांटा गया समाज है, जी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। और इन समूह को अलग अलग जाति समूह में बांटा गया है। वहां से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जागृति का अभाव रहा है। तो जी 801 जातियों के अनुसूचित जनजाति जो संविधान ने जो हक अधिकार दिया है, जी तो उन समूह के लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जल जंगल जमीन की तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ही यही है, परंतु वो अलग अलग क्षेत्रीय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो वो एक राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जी इस समय पे जो वर्तमान सरकारें हैं, वो आदिवासी के जल जंगल जमीन और उसका मालिकाना हक, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, वो अपनी नियंत्रण में करके चला रहे हैं। जी सर, हम देखते हैं कि दुनिया में जो ट्राइबल्स है और भारत का ट्राइबल है, तो दुनिया में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के जो ट्राइबल है वो कभी विकसित नहीं रहे। वो उनका जो कल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पेड़ पौधों से ही जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सभ्यता का निर्माण नहीं किया। लेकिन भारत में अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले आप चाहे गोंड जमात हो गई या आदिवासी समाज में, या फिर जी संताल है, भील है, मीना है, ये राजा रहे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारत को विकसित देश बनाया है। वो सिर्फ जंगल में नहीं रहे, एक सभ्यता का निर्माण किया, सिविलाइजेशन का निर्माण किया है, जो दुनिया के आदिवासियों ने नहीं किया। लेकिन एक कल्चर ऐसा लाया जा रहा है, हम देख पा रहे कि उनको सिर्फ झाड़ पत्ती लगाकर डांस करने से ये मतलब ध्वनित किया जा रहा है कि एक अच्छी सभ्यता से ये समाज हमेशा दूर रहा है। क्या लगता है आपको? जी 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 जी, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न किया आपने। जी ये भारत के संविधान ने तो हमको अधिकार दिया ही है, जी परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक उनका भी एक महासभा का निर्माण किया है। और महासभा में भी हमारे मूल निवासी आदिवासियों के लिए अनुच्छेद क्रमांक 1 से अनुच्छेद क्रमांक 46 तक अधिकार दिए हैं। जो जी संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 कंट्री है, जी जिसमें हमारा भारत भी है, उसमें भी हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो सारा संबंध सभी अधिकार दिए हैं। सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, मानवाधिकार हो, जल जंगल जमीन का हो, या ये हमारे जो भी शिक्षा से संबंधित हो, हमारा कल्चर से संबंधित हो, ऐसे सारे सारे अधिकार दिया है। परंतु अभी तक हमारे समाज में कोई इतिहासकार ना बनने के कारण, तो सबसे बड़ा हमारे आदिवासियों के साथ जो घोटाला हुआ है, धोखेबाजी हुई है, वो हमारे इतिहास के साथ हुई है। आपने अच्छा कहा है कि बहुत सारे राजा हुए हमारे, परंतु उसका लिखित इतिहास अभी हमारे समाज के सामने नहीं है। जी
देश में गोंडवाना संथालों का रहा है, मुंडाओं का रहा है, ऐसे भीलों का रहा है, ऐसे पूरे भारत में अलग जी अलग रियासतों में संस्कृति विकसित की है। और जो सभ्यता थी उस सभ्यता के हम मालिक रहे, हमारे पुरखे मालिक रहे हैं। जी परंतु जो इतिहास उसका समाज के सामने आना चाहिए, वो वो इतिहास अभी हमारे पुरखों का इतिहास नहीं वो आया। सर, नष्ट कर इतिहास अभी जो है हम देखते भी है कि कोई जो है हर एक जाति समूह से अपना अपना इतिहास लिख रहा है। जैसे मीना समाज का कोई बुक लिख रहा है, या गोंड जाति का कोई व्यक्ति बुक लिख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोंड जाति को ही आधार बना के लिख रहा है। मीना जाति का आदमी मीना जाति को ही आधार बना के इतिहास लिख रहा है। संथाल जाति का आदमी संथाल जाति को ही आधार बना के, मतलब वो ये सब आदिवासी समूह में सिर्फ और सिर्फ अपने जाति को आधार बनाकर हम ही सबसे बड़े हैं और बाकी उसके बाद में है, ये आधार बनाया जा रहा है। इससे जो है आपको लगता है कि पूरा समूह को हमारा भी इतिहासकार न्याय देने की कोशिश कर रहा है या नहीं? जी जी जी, इस विषय पे हम कार्य कर रहे हैं। जी हमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो हमारा संगठन है वो पूरे पूरे भारत में है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो संगठन हमारा है, उसमें सभी सभी राज्यों में अभी हमारा 22 राज्यों में हमारे राज्य प्रभारी है, जी और 10 राज्यों में हमारी राज्य कार्यकारिणी हो गई है, उसकी राज्य कार्यकारिणी बन गई है। और राज्य कार्य करने में भी हम वो पूरे पूरे सभी समूह को साथ लेकर और सभी का सामूहिक इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। अभी हमारे साथ धोखा, इतिहास का धोखा हुआ, हमारे पुरखों का इतिहास हम अभी वापस लिखने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे और साथी जो अलग अलग क्षेत्रों में लिख रहे हैं, तो हम सामूहिक प्रयास करेंगे। उसमें हमारे और भी एससी के हमारे भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, जो कुछ इस संबंध में वो अच्छी जानकारी रखते हैं, वो उनसे भी हम मार्गदर्शन लेकर वो सही इतिहास लिखकर हमारे समाज के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और ये बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे इतिहास के ऊपर भी राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे इतिहास की वास्तविक जानकारी हमारे समाज को मिले। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास जारी है हमारा। सर, देखते हैं कि पूरे मतलब भारत में बहुत सारे जाति समूहों के संगठन हैं। वैसे आदिवासियों में भी जाति जातियों के ही संगठन है। जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत सारी मतलब आदिवासी समाज की जाति समूह के लोग हैं, पर गोंड जाति समूह ज़्यादा पैमाने पे रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई संगठन का वर्चस्व रहेगा तो वो गोंड जाति का रहेगा, उसके बाद में कोरकू का रहेगा। मध्य प्रदेश जी में भी गोंड समूह ज़्यादा पैमाने पे रहता है, तो गोंड समूह का रहेगा। छत्तीसगढ़ में मुंडा का रहेगा या संताल का रहेगा। राजस्थान में मीना का रहेगा। तो ऐसे समूह समूह लेकर मतलब ऑलरेडी 7.5% है। 7.5 में उनके जातियों का परसेंट मुझे लगता है 0.7 या कहीं पे 1 2 ऐसा रहता होगा, और वो जाति समूह को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई यानी वो अच्छे तरीके से अपने समाज को न्याय दिलाने के हिसाब से होगी, या फिर समाज का विघटन होगा? जी जी, नहीं नहीं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वो अलग अलग लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम सैकड़ों हजारों सालों से अलगीकरण के शिकार रहे। जी तो हम समाज में वो अलगीकरण की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। फिर भी बुद्धिजीवी लोग निर्माण हुए हैं, पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए हैं। और उस पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से हम संगठन के माध्यम से हमारा, जैसे अभी आपको बताया है कि 22 राज्यों में हमारे राज्य प्रभारी नियुक्त किए हैं, और हमारी राष्ट्रव्यापी विचारधारा है। जी उस
उस विचारधारा को लेकर और राष्ट्रव्यापी हमारा जल जंगल जमीन की जो संघर्ष है हमारा, हम्म। उस संघर्ष को पूरा करने के लिए वो हमारे संगठन के दायरे में आ रहे हैं, संपर्क हो रहा है। तो हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। साथ साथ उस जिले में, उस राज्य में हमारे आदिवासी के अलावा भी एससी के हैं, ओबीसी के हैं, और इनमें से समाज समाज पे धर्म परिवर्तित लोग हैं, उन लोगों का भी साथ सहयोग लेंगे। जी। उनका भी साथ सहयोग लेकर राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जहां हमारा मान सम्मान स्वाभिमान और हमारी जल जंगल और जमीन की हम सुरक्षा करने में कामयाब हो सकते हैं। कि अभी वर्तमान में षड्यंत्रकारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के से हम हमारा हक अधिकार लेने में हम कामयाब हो सकते हैं। आपने कहा सर कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जी उनका संगठन हम बना रहे हैं। तो जी मैं जब हम लोग पूरा भारत में देखते तो पढ़े लिखे ही लोग, ये सारे जो संगठन है वो पढ़े लिखे लोग ही चला रहे, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो क्या उनमें ये समझ नहीं है कि हमें एक साथ आंदोलन करने की ज़रूरत है? आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों का हम मतलब आंदोलन चला रहे, तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या सर? ये पढ़े लिखे लोग तो हैं, जी। पर वो अन्य लोगों की विचारधारा से प्रेरित है। उनको अच्छा। दौर से कोई और लोग उनको संगठन चलाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और वो समझ रहे कि हम हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। जैसे हमारे समाज को 5 साल में चुनाव होते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। जिस हाल में पड़ा रहे वो पड़ा रहेगा। फिर 4.5 साल बाद में फिर कोई भी आता है, फिर इस्तेमाल करता है। ऐसे 1952 से अभी हमारा इस्तेमाल ही होता आया है। जी। और वास्तव में जो विकास होना चाहिए, वो विकास के स्थान पे उसका विनाश होते दिखाई दे रहा है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अन्य जो जाति समूह के छोटे छोटे संगठन या दल काम करते हैं उसमें कोई दूसरी जो विचारधारा है, तो संविधान को मानने वाले लोगों ने अभी जब से संविधान बना, जोर शोर से लोग संविधान संविधान चिल्लाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों ने अभी तक जितना आदिवासी समूह में काम करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो ये इसका फेलिवर नहीं हो सकता क्या सर? अगर उन्होंने ये किया होता तो अभी देखिए सबसे ज्यादा जो नक्सलवाद के नाम पर आदिवासी मारा जा रहा है, तो कम्युनिस्ट लोगों ने काम किया। यहाँ तक कि आरएसएस का जो बजरंग दल चल रहा है वो आदिवासी मतलब क्षेत्र में सबसे बड़ा, जी अगर कोई बजरंग दल में कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पे है तो आरएसएस ने काम किया। लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अपने समाज को इकट्ठा नहीं किया, तो ये किसका फेलिवर है? जी। ये जी ये हमारे समाज के लोगों की ही कमी है। और वो कुछ लोगों को वो अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हुए ही हमारा उनका काम करते आ रहे हैं। जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका इस्तेमाल करते हुए लेकिन संविधान को मानने वाले लोगों ने, और उन्हीं में भी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपका भी संगठन का जो है वो विघटन अभी अभी हुआ है। तो इस तरह अगर आप संविधान को मानने वाले लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे ही विघटन होते रहेगा, तो कब तक आप अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने समाज के हक और अधिकार दिलाने में कामयाब होंगे? जी। जी ये संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा जब तक। अभी हमारे पास अभी समझ में आया है, एकदम समझ में नहीं आ रहा था, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ज्यादा अन्याय अत्याचार होने लगा तो समाज संगठित होने की ओर चल रहा है।
ये हमारा भी, ये हम देश भर के में लोगों को देखने में आया है, और जी, कई संगठन के साथ सहयोग भी हमारे साथ अभी आ रहे हैं। जो छोटे छोटे संगठन आप बता रहे थे, वो सारे संगठन, क्योंकि हम जो राष्ट्रव्यापी जो समस्या है हमारी, जी, उन समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। वो छोटे छोटे संगठन राष्ट्रव्यापी समस्या नहीं है उनकी, तो स्थानीय लेवल की समस्या है। जी, और एक जल जंगल जमीन का हमारा बालिकाना हक है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हम किसी तहसील में या किसी जिले में उसका कार्य करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। जी, तो ये बात हमारे अन्य छोटे छोटे संगठन के जो साथी है, उनसे हमारा संपर्क हो रहा है, और वो लोग भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं, और वो बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। हमने ये कहा कि भाई ठीक है, आपके क्षेत्रीय लेवल पे आप जो संगठन चला रहे हैं वो चलाओ, हमें कोई एतराज नहीं, पर हमें राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दा है, भारत में आजादी के इतना लंबा समय होने के बाद कई आदिवासी गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है। जी। इतनी बड़ी इतनी बड़ी समस्या हमारे समाज के साथ है। नहीं, उनको और तो उनको वो नहीं चाहिए सर। हमारे समाज को भी क्या चाहिए? हमारे समाज को राशन चाहिए। हमारे समाज को मतलब महीना जो है वो बूढ़े बुजुर्ग है उनको महीना चाहिए। जैसे हम लोग बातचीत करते तो उनको क्या चाहिए ऐसा पूछते तो वो बोलते हमको महीना शुरू करके दे दो। जो गरीबी रेखा है उसके नीचे हमेशा रहने के लिए वो तैयार है। तो क्या मानसिकता इस तरीके की है कि हमको गरीबी रहना है, जबकि संविधान में मुझे लगता है कि कोई अगर जन्म से अरबपति हो या खरबपति हो तो वो ओनली वन जन्म से पैदा होते ही अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है जिसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है। और वो जी ये कहता है कि भाई मुझे महीना चाहिए, फिर कोई योजना चाहिए। तो संविधान की ये योजना जब तक के समाज का संगठन मजबूत नहीं होता, ऐसा कहते हैं कि जिसका दल नहीं है उसका बल नहीं है। तो फिर जी राष्ट्रीय जी आदिवासी एकता परिषद अभी बन गया है, दल है, तो कब तक बल मिलेगा समाज को और कब मानसिकता बदलेगी कि भाई हमें महीना नहीं चाहिए, हमारा जो मालिकाना हक है जिससे हम खुद ब खुद करोड़पति अरबपति आज के तारीख में है। ये जब से संविधान बना तब से है। तो खरबपति बनने के बजाय दरिद्री रेखा के नीचे रहने के लिए हमारा समाज मतलब मानसिक जो सोच है वो मानसिक दृष्टि से कह रहा है कि हमको उसके नीचे ही रहना है। जी, जी जी। वो हमारे हमारे समाज के लोगों को, उन लोगों ने मानसिक स्तर इतना डाउन कर दिया है, इतना नीचे कर दिया है। वो राजा बनने का तो सपना छोड़ो, वो गरीब बने, गरीबी रेखा के नीचे वाली रेखा में आने के लिए वो एसडीएम को, कलेक्टर को आवेदन कर रहा है। ये जी, बात आपने की, हमारे हमारे भी दृष्टिकोण में है, परंतु उसका लेवल हम राजा बनाने की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। उसको देखो, आप एक देश के नागरिक हैं, आपका एक वोट की वैल्यू इतनी, वो राजा बना सकता है। आप किसी को राजा बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं राजा बन सकते? जी, है ना? हम गांधी जी के आंदोलन को सफल कर सकते हैं। जी, ये 9 अगस्त 1942 का भारत का इतिहास है। जी, जिस जिस हमारे मूल निवासी लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व वाला आंदोलन हम भारत में सफल करवा सकते हैं। अंग्रेज जैसे विदेशी शक्तिशाली व्यक्ति को भारत से भगाने में हम कामयाब हो सकते हैं उसके आंदोलन में। तो हमारा आंदोलन, हमारी आजादी का आंदोलन हम क्यों सफल नहीं कर सकते हैं? जी, ये देना है हमारे समाज को। जी, तो हमने आजादी तो ले ली, पर वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हो गई। हम वैसे के वैसे रह गए जो पहले थे।
जी। और जो हमारे जो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो भी धीरे 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 कम होती जा रही है। जो मालिकाना हक था जल जंगल जमीन पहाड़ नदियों का, उसको भी उसको भी अब पूरे भारत में धीरे 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 करके वापस छीनने का वो विदेशी कंपनियां आ रही है और उनको दे रहे हैं। कई सारी योजना लगा रहे हैं सेज भारत सेज सरकार। के नाम पे सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन मतलब लूटी जा रही है। जी जी, सेज सेज के कारण अब वो उस समय में 2005 में सेज का कानून बना था, वो वर्तमान वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये सारी बातें हम समाज को तो बता रहे हैं। समाज आदिवासियों ने अंग्रेजों को भगाया और भारत को आजादी दिलाई, भारत को आजादी दिलाई, लेकिन खुद को आजादी नहीं दिलाई। खुद बहुत को आजादी कंट्रोवर्शियल नहीं, ये बात बात है। जी, बहुत जी जी कंट्रोवर्शियल बात है। तो राष्ट्रीय आदिवासी जी एकता परिषद के माध्यम से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मतलब आदिवासी समाज को आज़ादी भी मिले और आज़ादी के साथ साथ वो इस देश में शासक या हुक्मरान भी बने। ये बहुत जी बड़ी जी बात है। ये जी मानसिकता बनकर समझने की बात है हमारे जो समाज के लोग हैं। तो मैं और जी बोलिए। इसके साथ साथ केवल आदिवासी को ही नहीं, इस देश में जो भी अधिकार से वंचित है, हमारा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भी जो नागरिक को जो मौलिक अधिकार होना चाहिए, नागरिक को जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, मानवाधिकार होना चाहिए, उनको भी लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाया गया संगठन है। केवल आदिवासी की लड़ाई लड़ना नहीं है, आदिवासी को तो लड़ाई लड़ना ही है। हमारे जिले आदिवासी जिले में और भी लोग रह रहे हैं, एससी के भाई रह रहे हैं, ओबीसी के भाई रह रहे हैं, और भी हमारे माइनॉरिटी के 6 प्रकार की माइनॉरिटी है हमारी। एससी एसटी ओबीसी में से समय समय पे धर्म परिवर्तित करके गया, वो भी हमारा भाई है। जी उसकी उसके भी संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेगा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। जी जी केवल आदिवासी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, यानी मूल निवासी की, जो आपने पहला शब्द कहा था, ये मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाया गया है। जी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का भी हम साथ सहयोग लेंगे, दे रहे हैं हमको। ऐसे कई संगठनों का हमारा साथ सहयोग है और हम सारे सभी संगठन मिलकर हमारी मूल निवासी के जो अधूरा आजादी का आंदोलन चल रहा है, हमें आजादी नहीं मिली। आजादी मिलती है तो हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र होते, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होते, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते, सब बंधनकारी है। मतलब ये जो लाइन है, अबुआ राज अबुआ धरती विदेशी राज हो गया है। हमारे जी महापुरुषों ने कहा था मतलब वो लाइन जो है अबुआ धरती अबुआ राज, ऐसा ऐसा जो लाइन कहा था, तो आधी जी लाइन है अबुआ धरती विदेशी राज। जी 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 जी। जी तो आप जी ये मतलब जो भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जंगल जमीन पे आदिवासियों का पूरा राज होना चाहिए जैसे संविधान में लिखा हुआ है, और पूरे भारत में मूल निवासियों का राज रहना चाहिए। जी जी, इसको संगठन शक्ति के साथ काम करेंगे हम। गांव लेवल तक की हमारी संगठन का जाल होगा। जी। राष्ट्रीय लेवल तक का हमारा संगठन शक्ति का जाल होगा। उस संगठन शक्ति के माध्यम से हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये जाल कब तक फैलेगा सर? देखिए हम कि इस आज की स्थिति जो है मतलब हम देखते हैं संविधान बना तब से दुश्मनों का जाल बड़े रफ्तार से बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा रफ्तार उसने पकड़ ली है। और उस जी रफ्तार में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद किस रफ्तार से उनका मतलब जाल तोड़ेगी भी, और अपना अपने समूह के बंधु भाव के साथ अपने संगठन का जाल बनाएगी। जी जी जी, अब वो हमारे साथ में बड़ी मात्रा में अन्य अत्याचार होने लगा है, तो वो जाल जल्दी फैलने में हमको सहयोग मिल रहा, साथ मिल रहा, सहयोग मिल रहा है। ये सब हम जान रहे हैं। हमारा जो एक निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य से
बिफोर बिफोर हमारा जन आंदोलन खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये बड़े दुख के साथ, मतलब हम थोड़ा स्माइल भी दिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे कि हमारे समाज के लोगों के साथ या हमारी महिलाओं के साथ नग्न करके मारेंगे, तब अगर हम जागरूक होते तो ये बड़ी चिंता की बात है। साथियों, अगर हमें जागरूक होना है तो क्या महिलाओं को, बच्चों को, हमारे पुरुषों को कुर्बानी देनी पड़ेगी? हमें नंगा करके घुमाया जाएगा? हमारे बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाकर अगर ये आज़ादी हम पाने के लिए काम करेंगे तो ये बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है कि हमें किसी भी ऐसे सिचुएशन को आए बगैर ये काम करना चाहिए। जी। जी, ऐसा तो हो गया ना। वो 5 किलो अनाज फ्री में देने वाला ऐसे बना दिया है ना, वो देश भर में चल रहा है। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज को बहुत कमजोर बना दिया गया। और हम लोग जानते थे कि भाई ये ठीक है, अभी जो हमारे वर्तमान सरकारें हैं, हमारे लिए बजट भी पारित हर साल होता है और हमारा विकास होगा। अब विकास विकास के साथ साथ विनाश की ओर जा रहा है। तो ये बात हम समाज को बता रहे हैं कि अपना विकास होने के बजाय अपना विनाश की ओर जा रहे तो हैं। बिना शादीशुदा को विकास कैसे पैदा होगा सर? जी, तो अभी उसके लिए उसके लिए ये हमारा प्रयास जारी है। जी। मतलब वीर सिंह जी जो है वो सच में विकास पैदा कर सकते हैं। जी। नहीं, वीर सिंह जी नहीं करेंगे। ये ये हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो संगठन है, जी। ये संवैधानिक दायरे में काम करता है। ये व्यक्ति विशेष नहीं है, इसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश नियंत्रण में रहकर हम संवैधानिक दायरों में रहकर हमारा काम करते हैं और जी। एक दिन निश्चित कामयाब होंगे हम। जी। इसलिए कामयाब होंगे, हम दूसरों को आजादी दिला सकते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास है। जी। जी। तो ये थे वीर सिंह जी, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनसे हमने बात की। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि अगर हम दूसरे को आज़ादी दिला सकते हैं तो हमारे समाज को आज़ादी हम मिला ही सकते, इतने आत्मविश्वास के साथ कि आने वाले समय में आदिवासी को ही शासक नहीं तो इस देश के सभी जो मूल निवासी समूह है उनको शासक बनाए बगैर हम रुकने वाले नहीं। ये बात उन्होंने कही। समय समय पर हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। संगठन किस ओर जा रहा है, आदिवासी समाज की क्या परिस्थिति है, इस पर भी हम उनसे समय समय पर मुलाकात लेते रहेंगे। और आपने यहाँ आकर क्रांति की आवाज़ पर अपनी बात रखी, समाज को जागृति का संदेश दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू।